दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों तकरीबन 90% से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, लगभग 90% सीटों पर, और अब 57 सीटों पर लोकसभा चुनाव बचा हुआ है। और इन 57 सीटों में 25 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने खुद जीती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनाव प्रचार में केवल 3 दिन बचे हुए हो और देश के प्रधानमंत्री प्रचार करने में उस्ताद, इलेक्शन रैली में जाकर इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस कहने के लिए विख्यात नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से कन्नी काटते क्यों नजर आए, पूरे दिन कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। सोचिए, एक ऐसे दौर में चुनाव जहां पहुंच चुका है, जिस प्रकार से चुनाव में एक एक सीट महत्वपूर्ण होती जा रही है, वहां नरेंद्र मोदी के सबसे दुलारे सांसदों में से एक निशिकांत दुबे का चुनाव बचा हुआ है। और आप गिन सकते हैं, रविशंकर प्रसाद का चुनाव बचा हुआ है, योगी आदित्यनाथ के इलाके में चुनाव बचा हुआ है, पंकज चौधरी का चुनाव बचा हुआ है, शशांक मणि त्रिपाठी का चुनाव बचा हुआ है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव बचा हुआ है जहां की 4 सीटें भाजपा ने जीती थी, चंडीगढ़ का चुनाव बचा हुआ है जहां की एकमात्र सीट भाजपा ने ही जीती थी, पंजाब की 2 सीटों पर चुनाव बचा हुआ है, और एक तरफ जहां पंजाब में सन्नी देओल के 2.5 किलो के हाथ ने भाजपा का साथ छोड़ दिया है, तो क्या प्रधानमंत्री के 56 इंच के सीने ने भी भाजपा का साथ छोड़ दिया है। आज का दिन एकदम ऐसे मौके पर जब चुनाव प्रचार में उतरने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह सोचकर बहुत निराशा होगी कि जिस कलकत्ता महानगर और उसके आसपास के इलाकों की 8 सीटों का चुनाव बचा हुआ है, बंगाल से सीटें बढ़ाने की उम्मीद पाले भारतीय जनता पार्टी को, क्या इसी तरह से कलकत्ता महानगर और बचे हुए चुनाव में सीटें मिल पाएंगी जहां पिछली बार वो नील बटा सन्नाटा थी। क्या उड़ीसा के उस इलाके में अब कवर अप करने कौन जाएगा जहां संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को भी नरेंद्र मोदी का भक्त बताकर उड़ीसा के लोगों की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया था। और बिहार की बची हुई 5 सीटों पर क्या होगा। 8 सीटें बची है जिसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, किस प्रकार से झारखंड की 4 सीटों पर, जिसमें निशिकांत दुबे की सीट भी है और जिसे संथाल परगना इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वहां की राज्य की सत्ता में है, सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में चुनाव बचा हुआ हो और प्रधानमंत्री आराम फरमा रहे हैं। कई सारे संकेत यहां से निकलते हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि जिस व्यक्ति की सत्ता दांव पर हो, चुनाव अपने निर्णायक मुकाम तक पहुंच चुका हो, और सबसे बड़ा पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी का वो चुनाव प्रचार से दूरी बना ले। कोई टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच जाए और उसका सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम से नाम वापस ले ले, क्या माना जाएगा, किस तरह से लोग इसे देखेंगे। कई सारे निहितार्थ इसके निकाले जा रहे हैं, कई सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने आज के दिन आराम फरमाना क्यों स्वीकार किया। टीवी चैनलों को या गोदी मीडिया चैनलों को या दूसरे चैनलों को जो इंटरव्यू चल रहे हैं, वो इंटरव्यू भी मैंने आज देखा। ऐसा लगा कि आज कहीं कोई इंटरव्यू दे रहे होंगे, लेकिन इंटरव्यू देने के लिए कोई चुनावी दौरा नहीं छोड़ता। वो इंटरव्यू और उसके पीछे की जो लाइटिंग है वो साफ बता रही है कि दिन की लाइटिंग नहीं है, वो रात की लाइटिंग है। इसका मतलब वो इंटरव्यू आज के पहले रिकॉर्ड किया गया, यानी कल या परसों रिकॉर्ड किया गया। तो सवाल उठता है कि आज प्रधानमंत्री ने घर में बैठना क्यों स्वीकार किया। क्या वो निराश हो गए हैं? क्या उन्हें लगता है कि अब अगर जोर लगाने से भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पाती है तो बड़ी किरकिरी होगी, या अब जोर लगाने से भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम तक पहुंच सकती है जहां जोर नरेंद्र मोदी लगाएंगे, फायदा कोई और ले जाएगा। या तीसरी बात यह सुनने में आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि अब तक हुए चुनाव में वो 310 सीटें पार कर चुके हैं। तो 310 सीटें जब वो पार कर चुके हैं तो उस परिस्थिति में तो और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत थी। जब 310 सीटें जब वो पार कर चुकी है, जो पार्टी पिछली बार 303 सीटें जीती थी, अमित शाह के दावे में यदि वाकई सच्चाई है, तब तो प्रधानमंत्री को जोर लगाना चाहिए था।
मुझे याद है अनिल कुंबले ने जब 9 विकेट ले लिए थे तब जवागल श्रीनाथ विकेट लेने के लिए बॉलिंग नहीं कर रहे थे, वो विकेट से दूर बॉल फेंक रहे थे, क्योंकि 10वां विकेट भी अनिल कुंबले को दिलाना था। आज कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 310 की सीटें, जो बची हुई सीटें हैं उसमें से भी ज्यादातर सीटें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को दिलाई जाए। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी घर में, कई तरह की बातें हैं। अमित शाह के दावे को हम यहीं पर छोड़ते हैं। पहला कारण जिस पर सबसे पहले नजर जाती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े के नीचे रुक गई है। अब तक के चुनाव में बीजेपी को जमीनी स्तर से जो फीडबैक मिला है, क्या ऐसा फीडबैक मिला है जिससे भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे रुक सकती हो? और कहीं इस वजह से तो प्रधानमंत्री नहीं जा रहे कि अगर वो जोर भी लगाते हैं और यह आंकड़ा 200 के पार पहुंच जाता है तो फायदा उठाने की स्थिति में नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह आ जाएंगे। गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी, तो फिर नेता बदल दो, नेता बदल कर सरकार बनाओ, सहयोगी दलों की इच्छा से सरकार बनाओ, ये हालत खड़ी हो जाएगी। इस वजह से तो प्रधानमंत्री चुनावी दौरे से आज घर बैठना उन्होंने पसंद नहीं किया है। कितने दिनों का चुनाव प्रचार बचा हुआ है? महज 3 दिनों का चुनाव प्रचार बचा हुआ है। 57 सीटें हैं। क्या 57 सीटों तक 3 दिनों में प्रधानमंत्री पहुंच पाएंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है। इन मौके पर चुनाव प्रचार से दूरी बनाना कई इशारे करता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, दूसरा कारण जिस वजह से प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हो, वो ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री लगातार गर्मी का मौसम है, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो गई हो। आजकल तो 30, 40, 45 साल के लोगों को इस भीषण गर्मी में स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री की उम्र तो करीब 75 साल है, तो ये कारण हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री को यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती, ईश्वर करे कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी गर्मी की वजह से या दूसरी वजह से समस्या आई होती तो बाकायदा एक मेडिकल बुलेटिन प्रधानमंत्री कार्यालय से जरूर जारी कर दिया जाता कि प्रधानमंत्री की तबीयत नासाज है, इसलिए वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, इसलिए आज वो घर से निकलना पसंद नहीं किए। ये बात किसी के गले नहीं उतरती कि जब मैच अपने अंतिम मुकाम पर जा रहा हो, जब चुनाव अपनी मंजिल तक पहुंच रहा हो, आखिरी दौर की वोटिंग बची हो और उस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से दूरी बना लें, या प्रधानमंत्री के शब्दकोश में शब्दों की कमी पड़ गई। ये कारण तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मंगलसूत्र का जिक्र कर ही दिया, मंगलसूत्र के बाद भैंस का जिक्र कर ही दिया कि भैंस खोल कर ले जाएंगे, उसके बाद नल की टोटी का जिक्र कर ही दिया, उसके बाद मुजरा का जिक्र कर ही दिया, पाप पुण्य का जिक्र कर ही दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास उनके शब्दकोश में शब्दों की कमी हो गई हो। बाकी इसके पहले के चुनाव में भी आप देखें तो कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू, मुसलमान, मुस्लिम शब्द का जिक्र इस बार भी किया। तो कहीं यह भी हो सकता है कि उनकी डिक्शनरी में, उनके शब्दकोश में शब्दों की कमी हो गई है, जिस वजह से वो बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हो। क्योंकि मेरे जैसे लोग जिन्हें कम अंग्रेजी आती है, थोड़ी बहुत आती है काम लायक, वो शशि थरूर के ट्वीट से परेशान रहते हैं। शशि थरूर के ट्वीट में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि डिक्शनरी खोलना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री कभी हिंदी डिक्शनरी खोलने पर मजबूर नहीं करते। क्या आज दिन भर बैठ करके उन्होंने अच्छी अच्छी हिंदी डिक्शनरी का, हिंदी शब्दकोश का सहारा लिया है? मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन चुनाव प्रचार में उनका नहीं उतरना बहुत बड़ा संकेत है। आगे देखिए, कई बड़े अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले 2 दिनों में। DRDO, जो रक्षा मंत्रालय की, जो डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी सरकारी रिसर्च कंपनी है, रिसर्च संस्थान है DRDO के डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कई सारे महत्वपूर्ण IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। और तो और 1 महीने के लिए देश के आर्मी चीफ मनोज पांडे का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। क्या 1 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाना जरूरी था? क्या नए सेना प्रमुख की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी? 1 महीने के लिए ही क्यों बढ़ाया गया? वो रिटायर हो रहे थे अगर इस महीने के अंत में, तो अगले महीने के अंत तक के लिए क्यों कार्यकाल दिया गया? नए सेना प्रमुख की नियुक्ति हो सकती थी।
और सरकार को ऐसी नियुक्तियां करने के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। मंत्रालय, डिपार्टमेंट्स, सरकार के अलग अलग विंग, चुनाव हो या ना हो, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में कभी पीछे नहीं हटते। 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो रिटायर हो रहे थे और उनकी जगह नए मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत थी। उसी सरकार ने, लोकसभा भंग कर चुकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, नए मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति की नियुक्ति की थी। तो तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं। सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया, डीआरडीओ के चेयरमैन को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। आईएएस अधिकारियों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोगों के तबादले हो रहे हैं, जिसमें लोकपाल में काम करने वाले एक अधिकारी भी है। तो सवाल यह उठता है कि तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं और तबादले उस दौर में क्यों किए जा रहे हैं जिस दौर में अगली सरकार के कार्यकाल का काम करना था। और जब तबादले किए ही जा रहे हैं तो नए डीआरडीओ प्रमुख की नियुक्ति भी हो सकती थी, नए सेना प्रमुख की नियुक्ति भी हो सकती थी। क्या अगली बार 4 जून के बाद देश में नई सरकार आने वाली है, इसका एहसास हो चला है प्रधानमंत्री को, और इस वजह से वो पल्ला झाड़ रहे हो कि पुराने वाले को एक्सटेंशन दे दो, इस बवाल में क्यों पड़ना, नई सरकार आएगी वो जाने किसे अपॉइंट करना है। कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे उठ खड़े हुए हैं कि आखिर पर एक तरफ प्रधानमंत्री चुनाव में नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी कमजोर दिख रही है। वो बात करते करते मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल पर आ जा रहे हैं। कहां आलोचना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हो रही थी कि वो कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं, 400 सीटों के दावे को 4000 सीट का दावा बता दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे ये कह जा रहे हैं। लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार को कंपटीशन देते हुए जब दिखाई दे, जब मुंह खोले तो नीतीश कुमार को कंपटीशन दे, यहां तक कि नीतीश कुमार की स्पीच उनसे बेहतर लगे, और जब मुंह बंद करें तो दौरा ही बंद कर दे। कोई भी सत्ताधीश, कोई भी ऐसा राजनीतिक खिलाड़ी जिसके दिमाग में ये नहीं भरा हो कि चुनाव हाथ से निकल चुका हो, वो इतने नाजुक मौके पर पूरा एक दिन चुनाव प्रचार से दूर रह जाए, ये बात आसानी से गले उतरती नहीं है। और उसमें भी नरेंद्र मोदी, जो एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का मौका भी रेल मंत्री या रेल राज्य मंत्री या रेलवे के अधिकारियों के लिए नहीं छोड़ते, वो काम भी वो खुद ही करते हैं, और वो प्रधानमंत्री चुनावी दौरे को छोड़ दे। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया गया है, और देश जहां पर इस परिस्थिति में खड़ा है, उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री की भूमिका जब सवालों के घेरे में आ रही हो, प्रधानमंत्री 10 साल की उपलब्धियों पर चर्चा के बजाय कोई भैंस खोल कर ले जाएगा, कोई मंगलसूत्र ले जाएगा, कोई नल की टोटी ले जाएगा, कोई मुजरा करेगा, इन सब बातों पर उतर गए हो, तो आने वाले वक्त में चुनाव किस दिशा में जा चुका है या जा चुका होगा, इसकी पूरा हिसाब किताब इसका 4 जून को आपके सामने आएगा। लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो सत्ता पक्ष की है वो साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का, राहुल गांधी की गारंटी का, इंडिया अलायंस के जज्बे का, और जो सामाजिक समीकरण, जो सामाजिक मुद्दे, जो जनता के मुद्दों के साथ जुड़कर एक नए कलेवर में एक नई राजनीति को जन्म देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो या अग्निवीर हो, चाहे किसानों की एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों का पेशा कानून हो, चाहे दलित चेतना और दलित अगले प्रधानमंत्री के तौर पर एक दलित नेता की ताजपोशी का जज्बाती मामला हो, या ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना हो, या राहुल गांधी की बेरोजगारों के लिए दी गई 1 लाख रुपए सालाना की गारंटी हो, या 15 अगस्त के पहले 30 लाख सरकारी वैकेंसियों का रास्ता खोलने, उसका फॉर्म भरवाने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का वादा हो। कहीं चुनाव को इन सारे मुद्दों ने इस हद तक लाकर फंसा तो नहीं दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि एक तरफ बातें 30 लाख नौकरियों की हो रही है, दूसरी तरफ बातें भैंस खोल कर ले जाने की हो रही है। एक तरफ बातें एमएसपी गारंटी की हो रही है, तो दूसरी तरफ बातें मंगलसूत्र चुरा कर ले जाने की हो रही है। एक तरफ बातें बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपए देने की हो रही है, तो दूसरी तरफ बातें मुजरा की हो रही है। एक तरफ बातें
किसानों की एमएसपी गारंटी से आगे बढ़कर स्वामीनाथन फॉर्मूले तक की हो रही है, तो दूसरी तरफ बातें हिंदू मुसलमान की हो रही है। इन सारी परिस्थितियों ने जो नकारात्मकता उत्पन्न की है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भारतीय जनमानस के एक बड़े हिस्से के बीच, उस नेगेटिविटी ने, उस नकारात्मकता ने क्या प्रधानमंत्री को आज का पूरा दिन घर में रहने को मजबूर किया है? कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जब चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में, निर्णायक दौर में पहुंच गया हो, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 2 दर्जन से ज्यादा सीटें हो, और एक ऐसे चुनाव में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक एक सीट पर संघर्ष बहुत ही कड़ा दिख रहा हो, उसमें सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, अगले 1000 साल का भविष्य देखने वाला व्यक्ति, 2047 तक की बुनियाद अपने मुंह से कहने वाला व्यक्ति कि मैं तैयार कर रहा हूं, वो व्यक्ति घर में बैठ जाए। मामला छोटा नहीं है, तबादले भी छोटे नहीं है, सेवा विस्तार भी छोटा नहीं है, लेकिन सबके बावजूद दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी की सीटों की कम हो रही संख्या ने क्या सत्ता पक्ष को इतना डरा दिया है कि प्रधानमंत्री को यह लगने लगे कि अब मेहनत करने का मतलब है कि सत्ता की मलाई तो कोई और खाएगा, इससे बेहतर है कि घर में बैठो, ताकि हम नहीं तो कोई नहीं। अगर भाजपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बने तो गडकरी राजनाथ भी ना बने, सीधे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही बैठ जाए, ताकि देश की सत्ता अगर छिन रही है तो पार्टी की सल्तनत तो कम से कम बची रहे। कहीं यह मंशा तो नहीं है? बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री के निर्णायक दौर में घर बैठने से उठ रहे हैं, और आगे हम देखते हैं कि वाकई सत्ता क्या व्यक्ति को इतना ज्यादा व्यक्तिनिष्ठ बना देती है कि पार्टी से ऊपर व्यक्ति हो जाता है, देवताओं का देवता मनुष्यों से ऊपर हो जाता है, पार्टी से भी ऊपर हो सकता है, लेकिन संघ से ऊपर मान लेने की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो घोषणा है कि संघ से बड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी, क्या जेपी नड्डा का यह बयान बहुत कुछ नहीं कहा जाता है? क्या इस बयान के अंदर जो छिपे हुए अर्थ हैं, उस अर्थ पर यदि ध्यान दिया जाए तो साफ दिखता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपोर्ट पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस लेवल पर नहीं मिल रहा है जिस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती थी। और इन सब के बीच क्या प्रधानमंत्री इस चुनाव में उम्मीदों का दामन अब छोड़ चुके हैं? यह संदेश अब सार्वजनिक तो नहीं हो जाएगा। घर बैठना बहुत कुछ संकेत करता है, लेकिन याद रखिए, घर अगर पार्टी का शीर्ष नेता बैठता है तो जनता उसे घर बिठाने की प्रक्रिया और तेज कर देती है। तो घर बैठने और बिठाने के इस खेल का अंदाजा आने वाले कुछ वक्त में, कम से कम 1 जून की शाम के बाद, जो अलग अलग गोदी मीडिया चैनलों पर जिस प्रकार का कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, कांव कांव झांव झांव देखने को मिलेगा, अभी भी मिल रहा है, तब नए रूप में देखने को मिलेगा। फिलहाल उसका इंतजार कीजिए, और हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं कि 1 जून को चुनाव समाप्त हो जाए तो संख्या के मामले में हम भी अपने अनुभवों के साथ आपके सामने कुछ तथ्यों के साथ लाकर प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।